अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजरा अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, सियासत में बाज़ औक़ात असल मसला पसे मंजर में चला जाता है और बयानिया मरकजी स्टेज संभाल लेता है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश, ज़ाती मौलजीन तक रसाई का मुतालबा, फिर हस्पताल मुंतकली की बहस, ये सब संगीन सवालात हैं और संगीन मसाइल हैं। मगर क्या तहरीके इंसाफ इस मसले को मुतहद होकर उठा पा रही है या इफेक्टिवली इसको लेकर चल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लतीफ़ कोसा की मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद होती है। जजेस रिमार्क्स देते हैं कि अदालत को सियासी फोरम ना बनाया जाए और इशारा ये भी मिलता है कि कुछ गुफ्तगू टिकर्स और वीलॉगर्स के लिए की जा रही है। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट सड़कों की बंदिश पर सख्त सवालात उठाती है, ट्रैफिक निज़ाम की नाकामी और कानून पर अमल दरामद की कमजोरी की निशानदेही करती है। उसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बानी रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान करते हैं, चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं, फिर ईद के बाद 22 तारीख को हल्फ लेने की तारीख देते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी का दावा करते हैं। वहीं अपोजिशन लीडर सेनेट और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा इलामा राजा नासिर अब्बास ने माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र पार्लियामेंट में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि हमें बता दिया गया है कि बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाज़ेह वार्निंग देते हैं कि अगर रेड जोन की तरफ धावा बोला गया तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज को गैर मुअस्सर करार देते हैं और कहते हैं कि 20-25 अफराद से ना इलाज होगा ना रिहाई। इस सब में सारी तवज्जो का मरकज जो शख्स बनता है वो है जनाब साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब। वो मुज़ाकरात, पैगामात, पार्टी के अंदरूनी फैसलों और क़यादत के किरदार पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं और खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उनकी और अलीमा खान की हैसियत का असल अंदाज़ा बानी की रिहाई के बाद होगा कि किसकी क्या औकात है। उन्होंने बताया कि मैंने बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़कर अपील की थी कि खुदारा बाहमी इख्तलाफात ख़त्म किए जाएं ताकि इमरान खान साहब की रिहाई की राह हमवार हो सके। सलमान अकरम राजा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन वो डिक्टेटर बनकर फैसले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त दो महाजों पर खड़ी नजर आती है, एक हुकूमत के खिलाफ, दूसरा अपने अंदर। और जब अंदरूनी तकसीम नुमाया हो जाए तो फिर बैरूनी दबाव कम महसूस होने लगता है। क्या यही वजह है कि हुकूमत ज्यादा पुरएतमाद दिखाई देती है? तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल अब क्या बात सामने आएगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप पे। नईम साहब, इमरान खान साहब की सेहत सबसे अहम मसला है, जो जायज़ बात है, मगर हुकूमत का दावा है कि बैरिस्टर गौहर को इलाज के वक्त बुलाया गया मगर वो नहीं गए क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने वीटो किया है। अगर सेहत के मामले पर भी इस हद तक तफरीक है तो फिर आप लोग तो खुद हुकूमत को बड़े कंफर्ट जोन में भेज रहे हैं। आखिर क्या वजह थी बैरिस्टर गौहर साहब को रोकने की? जाने देते, कम अज कम अंदर खान साहब की जो असल सिचुएशन है उसकी तो खबर मिलती। देखिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि बैरिस्टर गौहर हों, मैं हूं, सलमान अकरम राजा हों, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। उनका वाहिद मुतालबा ये था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनके जाती मौलिक जो हैं उनकी निगरानी के अंदर जो रेटना के स्पेशलिस्ट हैं वो उनका इलाज करें। तो इस मामले के ऊपर जो भी हुकूमत बनाई गई है वो क्यों नहीं मान रही थी? इनका काम था कि इस बात को मानना, इस डिमांड को मानना, क्योंकि एक जायज मुतालबा था। हर शख्स का ये हक है, चाहे जिस उसके ऊपर जो मुकदमा भी हो, हालांकि तमाम सियासी मुकदमात है खान साहब पे, कि उनका राइट है शख्स को होता है कि वो उसको बुनियादी हकूक जो है, उसकी सेहत जो है उस पर कंप्रोमाइज ना किया जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए अगर उसको कोई इशू होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खान साहब ने बार बार इन्हें कहा कि मेरी आंख का मसला है, और 3 महीने इन्होंने गफलत की, उसके बाद एतबार ही नहीं रहा, उसके बाद इन पे भरोसा ही खत्म हो गया। पहले भी भरोसा नहीं था क्योंकि उन्होंने गोलियां तक तो खान साहब पे चलाई हुई थी। तो जब इस तरह का मामला हो गया और खान साहब की इन्होंने आंख जाया कर दी, तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर इनको खुद भी चाहिए था कि अब कौम के सामने ये मामला आ गया है और इतना सेंसिटिव मामला है, तो इनके जाती नॉलेज की एक्सेस ही है। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के साथ मौजूद होते थे और वो उनका जब इलाज हो रहा था उस वक्त वो तमाम तरह सूरत हाल के अंदर जो है वो साथ होते थे। तो खान साहब नॉलेज तक क्यों नहीं रसाई उनको दी जाए? अभी भी उन्होंने यही कहा है कि मेरे डॉक्टर जो हैं वो आए, बुशरा बीबी
की फैमिली के जरिए पैगाम भेजा है, और उन्होंने कहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी मुझे नहीं दी गई, वो भी उनके डॉक्टर जाकर चेकअप लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब तो ये इस कहते हैं बात ना से कि क्या हमारा, भाग वो रहे कहते हैं हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। डॉक्टर अदनान की भी जहां तक बात है, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां से उनको लगा था इसलिए हमें मिल गया था। तो ये लोग शायद उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कन्विंस नहीं कर सके, या जैसा कोर्ट को महसूस हुआ उन्होंने फैसला कर दिया है। हुकूमत तो अपने आप को इसमें बड़ी करार दे रही है। नहीं देखिए, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ पर मबनी सारे बयान देते हैं। इनके अगर आप बयान उठा के देख लें, ये तो कह रहे थे कि पिम्स हॉस्पिटल में हम लेकर ही नहीं गए। दूसरी बात यह है कि कोर्ट को उस सारे मामले के अंदर, हेल्थ वाले इशू के ऊपर, आंख वाले मामले के ऊपर, ये जेल कंडीशन के ऊपर क्यों आना पड़ा? क्योंकि इन्होंने उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया। इसी वजह से अदालत ने उसके अंदर इंटरवीन किया। ये खुद इनका राइट बनता था कि खान साहब ने जब बार बार कहा है, दरखास्तें दी हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता। इससे पहले मेरी मौजूदगी के अंदर खान साहब ने, जो डेंटल स्पेशलिस्ट थे, उनके लिए भी उन्होंने बार बार दरखास्तें दी, लेकिन 2 साल हो गए, उन तक उनके दांतों के डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही। आपको पता है कि दांतों का पेन बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, और 73 ईयर उनकी एज है। उनके तो मुकम्मल चेकअप्स होने चाहिए दूसरे महीने, तीसरे महीने। खान साहब को जेल से बाहर होना चाहिए, वो तो झूठे मुकदमात में अंदर है, और अब आप अंदर आपने रखा हुआ है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप नहीं कर रहे। तो ये इंसानियत की तौहीन है जो उन्होंने की है। अब बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए जो पैगाम आया है, क्या उसके बाद पीटीआई का हुकूमती सतह पर किसी से रब्ता हुआ है कि इस हवाले से कि इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए या मुलाकात की इजाज़त दी जाए? कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है? नहीं देखें, खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से हमने जो पिम्स अपना शिफ्ट इंटरनेशनल इस्लामाबाद है, उस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है 2 दिन पहले, और उसमें अभी तक समाअत फिक्स नहीं हुई। उसमें हमने यही कहा है कि उन्हें शिफ्ट भी किया जाए, वहां उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, रेटना के करे, उनके जाती नॉलेज और फैमिली की रसाई दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की है, जब आज मुख्तलिफ मुकदमात लगे हुए थे खान साहब के खिलाफ, तो अदालत ने उसके ऊपर कोई गौर खौस नहीं किया, बल्कि हमने देखा कि 3 मौजूद जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने इस मामले को लेफ्ट ओवर कर दिया। बार बार इसरार के बावजूद लतीफ खोसर साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात की इजाजत दी जाए, क्योंकि इस केस के रिलेटेड ही मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, कम से कम मेरी तो मुलाकात की इजाजत दी जाए। उन्होंने उसके ऊपर भी कोई सदबाब नहीं किया, कोई आगे से अपना मौक़िफ़ या ऑर्डर पास नहीं किया। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अदालतें जो हैं वो भी बेबस नजर आ रही हैं। आपको पता ही है 2-2.5 सालों से बेबस ही हैं, तो इस मामले के अंदर यूं बेबस नजर आ रही हैं कि कोई मुलाकात तक उनका जो है इख्तियार नहीं है। कि वो एक सलमान सफदर साहब को भेजा, उसके बाद हर मंगल को मुलाकात का दिन है, कल भी हम गए, मुलाकात नहीं करने दी, बहनों को नहीं करने दी, रोक लिया चक्री के ऊपर, और हम फिर वहां से बनीगाल आए और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो लोग अडयाला जेल गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे 15 से ज्यादा लोग, बल्कि 200 जो साफी थे उनको भी तो फस्तायत का निजाम इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कायम है। हम जदोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून और इंसाफ हो, जिसके लिए हमारी जो जदोजहद रात दिन जारी है। और अभी सोहेल अफरीदी ने भी अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह ताला जो ईद है उसके बाद वो करेंगे। तो आई लतीफ खोसर साहब की दरख्वास्त भी रिजेक्ट कर दी अदालत ने। आपकी जमात की स्ट्रेटजी क्या है मुलाकातों के हवाले से? अगर हुकूमत कहे कि हम बैरिस्टर गौहर को या किसी और को हम भेज देते हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं, ऐसे रहनुमा जो कि बाहर आके जिनको उनको तसल्ली हो कि कोई ऐसा सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे या एक म्याना रबी से बात करेंगे, तो क्या पीटीआई या अलीमा खान साहबा को ये मंजूर होगी ये मुलाकात? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला राइट जो होता है वो फैमिली को होता है। किसी भी कैदी से उसकी फैमिली जो है उसका पहला राइट है कि एक्सेस हो। नवाज शरीफ जेल में थे तो मरियम नवाज साहब, बट अगर ये नहीं होता, अगर मौजूदा आपको ऑप्शन दी जाए, क्योंकि वो तो मुलाकात नहीं करा रहे ना। देखिए, नंबर 2, डॉक्टर्स ने आज तक आकर कोई सियासी बयान नहीं दिया, तो ये इनकी सारी जो है ना वो एक झूठ है, या एक ये कह लें कि अटतरमी है जो ये कर रहे हैं। नंबर 3 बात ये है कि गौहर साहब डॉक्टर नहीं है, इस वक्त उनकी आंख का मसला है। मुलाकातें तो उनकी खुलनी चाहिए, लेकिन आंख के हवाले से जो हमारी दरखास्त है उस पर अमल किया जाए कि उनको शिफ्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट हो उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर। नहीं, नो डाउट कि ऑब्वियसली फैमिली का हक है, उनका जाना बनता है, और उनके जाती नॉलेज का भी हक बनता है। ऑब्वियसली दैट्स हिज बेसिक राइट टू डू दैट। बट इन केस आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये 2 ऑप्शंस नहीं होती और अगर पार्टी में से किसी को हुकूमत कहती है कि चले आपकी पार्टी में से कोई रहनुमा चला जाए, तो हु कुड दैट बी? या ये ऑप्शन है जिसको कंसीडर किया जाएगा? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर नौशरवान बरकी का नाम दिया गया था, डॉक्टर आसम का दिया गया था, उनको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि खान साहब की आंख 85% खत्म हुई है, ये उस रिपोर्ट ने कहा।
तो लिहाजा डॉक्टर्स ने जाकर चेक करना है। गौर तो नहीं है कि वो जाकर चेक कर लें कि उनकी आंख किस परसेंटेज के ऊपर है, क्या चल रही है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या उसके अंदर मेडिकल इश्यूज हैं। तो लिहाजा डॉक्टर्स की रसाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स को रोक के ये कहें जी गौर साहब आ जाएं, गौर साहब को मुलाकात की इजाजत दें, बाकियों को भी दें, वो जाएं मुलाकात करें, लेकिन हेल्थ वाले मामले के ऊपर गौर कैसे कोई ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन आपको अंदर की सिचुएशन तो मालूम हो सकती है ना। एक धरना बाकी था, वो भी आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रमजान के पेश नज़र खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी साहब ने भी ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स को बनाने और तहरीक का ऐलान किया है। इसका मतलब कल से ईद तक पूरा महीना कोई सियासी एहतजाज या हिकमत अमली नहीं है, कुछ क्या कोई एक्टिविटी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल एक्टिविटी होगी। रमजान के अंदर मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, जो फोर्स बनाई जा रही है जिसमें पूरे पाकिस्तान से वो तो रमजान के बाद शुरू होगा ना। और उनसे नहीं, रमजान के अंदर ही होगा। 4-5 रमजान के बाद जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा और रमजान के बाद उन तमाम लोगों से बुलाकर केपी में हलफ लिया जाएगा कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालतें खत्म हो चुकी हैं, इदारे खत्म हो चुके हैं, निजाम खत्म हो चुका है। तो हमने पाकिस्तान के लिए, कौमी मफाद के लिए हमने ये जदोजहद करनी है। और नहीं, धरना आप लोगों ने खत्म कर दिया, इसका मतलब जो धरना करने के जो मकसद था धरना करने का, जो आपके मकासद थे, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते थे, वो तो नहीं हो सका ना। फिर धरना खत्म क्यों किया गया? नहीं, देखिए धरना जो है वो बिल्कुल जो है वो किया गया, ये आईन पाकिस्तान आपको हक देता है, लेकिन जब आगे से इंशाल्लाह ताला एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया है उसका असर नहीं हुआ, तो अब स्ट्रेटजी नंबर 2 हम अवेल करेंगे ना, इससे नहीं। लेकिन धरना का तो रीजन दी गई है, वो ये दी गई है कि हमें बताया गया कि थोड़ी बेहतरी आई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब पार्टी के रहनुमा आप लोग सेटिस्फाइड है कि कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, या जो कहा जा रहा था कि सेहत के मामले पे सियासत हो रही है, बीच में आपको पता है कि सही इंप्रूवमेंट है, शायद इसलिए धरना खत्म कर दिए? नहीं, देखें सेहत के नाम के ऊपर सियासत वाली क्या बात है। हमने 2-2.5 सालों के अंदर नहीं कहा कि इमरान खान की आंख जो है वो 85% खत्म हुई है, और ये उनका अपना बयान है। और फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी बतौर सलमान सफदर इमरान खान का वकील ना देखें, कोर्ट की तरफ से नुमाइंदा गया, उसने आके एंडोर्स किया। उस रिपोर्ट के अंदर जो तमाम बाकी चीजें हैं वो ये मानते हैं, लेकिन हेल्थ की हद तक ये बात नहीं मानते। तो इस बात पे तस्दीक होती है कि ये झूठ हैं। तो लिहाजा ये बात कहना कि हम कोई जो है वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन आ गया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बात अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी की है कि उन्होंने कहा कि बेहतरी आई है। कॉल के ऊपर हमारे डॉक्टर्स कॉल के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने कॉल के ऊपर बताया कि इस तरह से ट्रीटमेंट की है और उसके अंदर बेहतरी आई है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें आज भी हमारी यही डिमांड है कि उनके जाती डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंदर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट हो, क्योंकि रेटिना की जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है ऐसे नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाएंगे और खत्म हो जाएगी। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसकी जड़ निकालनी है कि किस वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। तो ये एक जायज मुतालबा है जो इस जेली हुकूमत को चाहिए था कि इमरान खान का राइट उनको दें, क्योंकि अभी तो ये राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि इमरान खान को 2 दफा हमने डील की ऑफर की, लेकिन इमरान खान साहब ने डील मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा। तो ये बात एंडोर्स तो उन्होंने तो मजीद भी नईम साहब, उन्होंने तो मजीद भी ये कहा ना कि फैमिली का या कैदी का मुतमईन होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स का मुतमईन होना जरूरी है, और वो मुतमईन है। नहीं, देखें डॉक्टर्स का मुतमईन होना तब जरूरी है जब इमरान खान के जाती डॉक्टर्स जाएंगे। उन्होंने कॉल के ऊपर बात की और उन्होंने अपने वीडियो स्टेटमेंट के अंदर भी कहा कि हम खुद उधर मौजूद हों, हम खुद देखें, तब हमें पता चलेगा। हमें जो कॉल पे बताया गया उसके मुताबिक उन्होंने कहा ठीक, लेकिन हम ये नहीं 100% कह सकते, जिम्मेदारी ले सकते कि इमरान खान साहब जो है वो हम अपनी गारंटी के ऊपर कहते हैं जी ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक है। तो आप इजाजत दें ताकि तसल्ली हो जाए पूरी कौम को। और जो डील का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 2 डील्स की क्या तफसीलात थी? यही जो बात की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी के थ्रू एक डील होने की कोशिश हुई, दूसरी बाहर से कोई आए उनसे बातचीत हुई। नहीं, देखें ये सारी जो जितनी भी गॉसिप्स छोड़ी जाती हैं कि इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं, अगर आप अली अमीन के गुफ्तगू के अंदर भी देखें तो उन्होंने कहा कि कौमी मफादात के लिए इमरान खान साहब ने, यानी इमरान खान की शराइत के ऊपर ये बातचीत हो रही थी और रिहाई के हम करीब थे। तो उस बात के अंदर भी ये तस्दीक है कि इमरान खान की डिमांड क्या है कि पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की सरबुलंदी हो, जमहूरियत हो, हमारे कैदी रिहा हो, जो फसाइयत है ये बंद हो। तो ये मुतालबे कौम के लिए है ना, कोई अपने लिए तो वो ढील नहीं मांग, ठीक है। तो उस बात की तस्दीक करती है कि इमरान खान साहब अपने मौके पर कायम थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा। दूसरी ये बात है कि ये कहते थे कि हमने डील की ऑफर की नहीं है आज तक, इनको कौन
डील की ऑफर दे रहा है, कौन कह रहा है कि आप बाहर चले जाएं। आज उनके तमाम जितने भी मौकफ थे उनकी नफी हुई है। और जो हम कह रहे थे हमारे मौकफ की जीत हुई है कि इमरान खान डीलर नहीं है, इमरान खान लीडर है। वो ये नहीं है कि नहीं, तो मुश्किल फिर टाइम उनकी के तरफ ऊपर से क्या लंदन ऑफर हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से? जो डील की जब जब भी बात हुई तो गवर्नमेंट ने क्या ऑफर की थी? देखिए, मैं उससे के अंदर तो नहीं था कि मैं उसको उसके अंदर मैं वजाहत से बता सकूं कि ये ऑफर हुई थी। लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, अवाम का मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं 27वीं तरीक़ खत्म की जाए, कानून और इंसाफ हो पाकिस्तान के अंदर। तो ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। अगर इस मौक़िफ़ के ऊपर ये चलते तो ज़ाहिर बात है खान साहब की जो है वो रिहाई भी और बाकी मामला भी ठीक होते। ज़ाहिर बात है ये पीछे हटे होंगे। तो खान साहब ने कहा हो कि नहीं, मैं तो कौम के लिए लड़ रहा हूँ, कौमी मफादात पे आए बात करते हैं। और ये बार-बार मैसेज खान साहब को ओपन था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने डील की क्योंकि ये चाहते थे कि बाहर चले जाएँ। ये और चाहते थे कि खामोशी 2-3 इख्तियार साल करें। की आप ठीक। खामोश हो जाएँ। अच्छा नईम ये साहब, 2-3 माजी साल करीब में खामोश करना चाहते हैं। खान साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं होगा। माजी करीब में मिशाल यूसुफजई ने भी मुख्तलिफ इल्जामात लगाए तो पार्टी की आदत ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब वो तकरीबन एक हफ्ते से मंजर आम से गायब है, मगर अब हम देख रहे हैं कि साबका वज़ीर आला गंडापुर साहब बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, बहुत एक्टिव हुए हुए हैं और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। क्या गंडापुर साहब के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा या वो सच कह रहे हैं? काउंटर करेंगे कोई? देखिए मेरा मौक़िफ़ ये है, मुझसे बड़े लोग, मेरा भी कई लोगों से इतराज़ होगा, कई लोगों से मेरी भी नहीं बनती होगी, लेकिन मैंने आज तक आकर बाहर ओपन फोरम के ऊपर गुफ्तगू पार्टी के हवाले से नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो एक वाइडर एक कौमी सतह के ऊपर जो हमारा लीडर लड़ रहा है उसके लिए है। उस तवज्जो हटाने वाली बात है। और खान साहब की हदायत भी आपके सामने रख दूं, उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर खान साहब ने जो है वो गुफ्तगू की और उन्होंने खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि जो है पार्टी रहनुमाओं को जाकर कह दें, सबको कह दें कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने लोगों के खिलाफ बयान ना दे। तो ये तमाम लोगों के लिए मैसेज है। तो गड्डापुर साहब ने तो बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई हैं पीटीआई के लोगों से मुतालिक। तो वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो खान साहब को धोखा दे रहे हैं, इमरान खान साहब को झूठ बोला जाता रहा है कि बाहर लाखों लोग निकलते हैं जबकि 15 से 20 लोग होते थे। फिर ये कि अलीमा खान साहिबा समेत बहनों को हाथ जोड़े के खान साहब को बाहर आने दें, हम सब कसूरवार हैं। ये बातें किसी एक जगह नहीं, मुसलसल 3 रोज से वो दर्जनों जगहों पर ये कर चुके हैं। क्या पार्टी में से किसी ने गंडापुर से राब्ता किया है कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और कितना डैमेज कर रहे हैं वो इस टाइम पर आके? क्या मकसद है बाकी ये बातें करने का? नहीं देखिए, मैं अगर उस जगह के ऊपर होता तो मैं तो कभी भी कोई स्टेटमेंट ना पहले दिन ना देता। बाकी रह की बात यह है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और नहीं ओपनली आके बात करनी चाहिए। कोई गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू के अंदर जाकर वो जज्बाती भी थोड़े हो जाते हैं अली गंडापुर साहब और उस जज्बात वाले मामले के अंदर बोल देते हैं। मेरा ख्याल में ये टाइम नहीं। क्योंकि कई रहनुमा हम देखते हैं, खासतौर पर सलमान अकरम राजा साहब की अगर हम बात करें तो उनके कंडक्ट के हवाले से भी वक्तन फवक्तन पार्टी में से एतराज़ करते रहते हैं रहनुमा। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सलमान राजा को भी डिक्टेटर कहा। तो अली अमीन को पीटीआई का काउंसलर सतह की रहनुमा नहीं बल्कि साबिक वजीर आला हैं और साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा मेरी क्या औकात है। और इस तरह की बातें करना, ये आपको लगता है ये उनकी जाती राय है? आखिर ऐसे बयानात से आपके वोटर या सपोर्टर पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। देखिए इशू ये है ना कि खान साहब जेल के अंदर हैं और हम छोटी छोटी चीजों के अंदर हम पड़ जाते हैं। हमें वाइडर सतह पर सोचना चाहिए और खान साहब बिल्कुल बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला और इस मुल्क को लीड करेंगे। जब ये बाहर आएंगे ये छोटे मोटे जो इख्तिलाफात हैं आपस में इंशाल्लाह खत्म होंगे और हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क के लिए जद्दोजहद अपनी कंटिन्यू करेंगे। नईम साहब, आखिर में ये बताएं कि महमूद अचकज़ई साहब या बैरिस्टर गौर समेत किसी भी सतह पर हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत जारी है? क्योंकि आज पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत के खिलाफ अपीलें भी वापस ले ली हैं। क्या कहीं मामलात मफाहमत और बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? नहीं, तोशाखाना में अपील वापस नहीं ली है। उन्होंने एंटी करप्शन की जो बेल्स थी उनको जो खारिज करने के लिए दरखास्त दी थी उसमें वापस ली है। खान साहब के ना अलकादर केस को लगाया जा रहा है ना तोशाखाना 2 को लगाया जा रहा है। वो हाई कोर्ट के अंदर इल्तवा है और कल के लिए फिक्स होना था, हमें पता इतला मिली थी। अभी पता चला है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही के अंदर जो बेंच था वो सुबह अवेलेबल नहीं है। तो ये कौन सी डील है, ये कौन सी राय डीली है? खान साहब को फौरी रिहा करें, 1 मिनट के अंदर जज रिहा कर देगा अगर वो बैठ जाए और केसेस खान साहब के सुन ले, क्योंकि सब केसेस झूठे हैं। 55 साल की सजा दी है खान साहब को। सिर्फ क्या जी कि आपने
अड्डों का क्यों कह दिया आपने, क्यों कह दिया कि एब्सोल्युटली नो, आपने क्यों खुददारी की बात की, उठा के उन्हें जेल में डाल दिया, हुकूमत हटा दी और केसेस बना दी। क्योंकि एक और चीज भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की बात हो रही है, तो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उनकी एक मुलाकात उन्होंने भी कराई है खान साहब से। तो वो तो कह रहे थे किसी की अच्छाई हो तो जरूर बयान करनी चाहिए। उससे पहले वो मोहसिन नकवी साहब के लिए भी बड़ी तारीफ कर चुके हैं कि उन्होंने जेन्युइन, एक अगर बंदे ने किसी हद तक कोशिश की है तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं जिन्होंने फील्ड मार्शल साहब से बात की है, इमरान खान साहब की। देखिए, मामला ये है कि उन्होंने मुलाकात कराई होगी, ये तो उनको पता है कि मुलाकात कराई है या नहीं। बाकी मोहसिन नकवी के हवाले से मेरा मौकफ ये है कि मोहसिन नकवी वो शख्स हैं जिन्होंने डी चौक के अंदर खड़ा होकर कहा था कि यहाँ छट्टा चलेगा तो एक बंदा भी डी चौक के अंदर नहीं रहेगा, और वही फिर उन्होंने किया, छट्टा चलाया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। नहीं मैं हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। बज़ाहिर फतह की खुशी है, शोर है, सोशल मीडिया पर जश्न है, मगर सवाल फिर वही है कि क्या ये वाकई एक अच्छा कमबैक है या सिर्फ एक वक्ती रिलीफ? क्या हम तसलसल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक बार फिर इनफरादी कारकर्दगियों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? फखर जमान को नज़रअंदाज करना, बाबर आजम की पोजीशन में रद्द-बदल करना और टीम कम्बिनेशन में बार बार तब्दीलियां और इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब क्या वाज़ेह हिकमत अमली का हिस्सा है या टीम मैनेजमेंट खुद कन्फ्यूजन का शिकार है? शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद को ड्रॉप करके नए चेहरों को मौका देना क्या मुस्तकबिल की तैयारी है या दबाव में लिया गया फैसला? हम सिर्फ एक मैच का तज्जिया नहीं करेंगे, बल्कि ये भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट अदारा जाती तौर पर मजबूत हो रही है या सिर्फ स्टार कल्चर के सहारे चल रही है? और क्या वक्त आ गया है कि खेल को जज्बात नहीं, पॉलिसी और कारकर्दगी की बुनियाद पर, यानी मेरिट की बुनियाद पर परखा जाए? वही नाजरीन, एक तरफ क्रिकेट है जहां करोड़ों रुपए, मरकजी कॉन्ट्रैक्ट्स, लग्जरी टूर्स और बेशुमार पर्क्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमारा कौमी खेल हॉकी है जिसके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मुश्किलात का शिकार रहे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला भी किया गया है, मगर तरजीहात क्या वाकईतन वापस आ सकती हैं या नई मैनेजमेंट भी पुराने तौर तरीके ही अपनाएगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान नियाज साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, फाइनली हम सुपर 8 में आ गए हैं, आज मैच जीत गए हैं, क्या हम इसे एक अच्छा कमबैक कह सकते हैं? देखिए, प्लेइंग अगेंस्ट नामीबिया और मैच जीतना तो खैर वर्ल्ड कप का एक कंपेटिटिव मैच था, और जीते भी बड़े मार्जिन से 102 रन से। लेकिन आई मस्ट बी वेरी ब्लंट स्टेटिंग कि आज भी हमने जो 11 खिलाए उसमें ऐसे लगा कि हमने जानबूझ के कुछ लड़कों को प्रोटेक्ट किया है, और इब्रार अहमद का ड्रॉप होना या रेस्ट करवाना इज क्वाइट वरी वरी समझी, क्योंकि इब्रार जो है प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स है वाइट बॉल इन द वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली द टॉप वाइट बॉल स्पिनर इन पाकिस्तान। और हम हमेशा से किसी को अकोमोडेट करने के लिए कि कहीं वो परफॉर्मेंस इतनी ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही 100% उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाए, तो हम उसको वक्तन फ़ौक्तन ड्रॉप करते रहते हैं या रेस्ट करते रहते हैं, हम उसको पूरा कॉन्टिन्यूस मौका नहीं देते। देन अगेन आपका एक रॉन्ग बैरोमीटर और गेज होगा कि अगर मैं आज शताब खान की परफॉर्मेंस देखूं तो ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बट दैट वाज अगेंस्ट नामीबिया एंड सेनेगलीज स्पोर्ट्स ग्राउंड इन कोलंबो। तो आज उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं, 7 उन्होंने 3 छक्के मार दिए हैं, 36 रन कर दिए हैं, तो अब ये तो उन्होंने अपनी जगह पक्की की। अब जब आप आ रहे हैं सुपर 8 में, एक तो आपने खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड के हाल बेहाल ही है, उनको तो इटली से लेके और नेपाल से लेके सब ने उनको तिगनी का नाच नचा दिया। लेकिन एक तो इंग्लैंड को शायद हम इस किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट टीम बना के भी उनको कम्पीट कर लें, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट जो है आपको अपनी बेस्ट 11 उतारनी हो जो कि डिजर्व करते हैं। फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम क्या कोलंबो दिखाने के लिए लेके गए हैं फखर जमान को जी, और ठीक है, और नसीम शाह क्या वो टूरिस्ट है, सिर्फ उसको हमने खिलाना नहीं था। एग्जैक्टली वो प्लेयर जो पीएसएल में सबसे महंगे हैं उनको हमने बिठाया हुआ है जी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लिए। आज अगेन साइम अयूब जो है उसने इस आईसीसी टूर्नामेंट में, इससे पहले उसके कोई 18 का स्ट्राइक रेट था और आज भी 12 किया 14 गेंदों पे।
एंड यू विल बी शॉक टू नो कि 166 रन हैं पिछली 15 इनिंग्स में इन एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स, और बेयरली 11 की एवरेज है। तो साइम अयूब को आप एज बॉलर खिलाते हैं, एज बैट्समैन खिलाते हैं? वी नीड हिम एज ए बैट्समैन, क्योंकि वो एक जनरेशनल टैलेंट है, ब्रिलियंट है, स्पेक्टेकुलर है, बट एटीट्यूड उसका जो है दैट नीड्स टू बी रिफाइंड। तो सो आपको क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं क्या साइम अयूब कहीं कंफ्यूज है, उनको अब खुद भी क्लियर नहीं है कि वो ओपनर है, उन्होंने बैटिंग पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, फोकस करना है, या बॉलिंग पे करना है? ऐसे लगता है जैसे ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर, या प्रेशर है? he is very sure but he is taking it for granted, क्योंकि उसको पता है कि बॉलिंग से जो है उसकी जगह बन जाएगी एंड ही विल नॉट बी ड्रॉप्ड। तो ये तो फिर आपकी मैनेजमेंट का कमाल है ना, क्योंकि साइम ऊपर से ऐसे रन्स कर सकता है इवन बड़ी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि एक पाथवे से आया हुआ है, पाथवे क्रिकेटर है, बहुत ही केपेबल है। तो एटीट्यूड और ये जो इसकी इम्पैचुअस जो एक वो है हरकत कर जाता है, वो दे हैव टू नाउ रियली सी इट वेरी सीरियसली। लेकिन हम तो उस्मान खान को भी खिला रहे हैं जो कि रेलेवेंट ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। आज बाबर को हमने जबरदस्ती खिलाया जो 4 पे बनता ही नहीं है, जी। और फिर हमने पारी भी नहीं दी, एंड इब्रार को हमने बाहर कर दिया। शाहीन तो मेरे में फिट नहीं है, ही इज नॉट फिट, अदरवाइज वो भी शायद आपको खेलते नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये फखर जमान साहब को आपको क्या लगता है क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? लेकर गए भी हैं, खिला नहीं रहे, वो मैच विनिंग परफॉर्मर हैं, इंडिया के खिलाफ भी नहीं खिलाया गया और आज भी उनको बिठाया गया है। देखें, मसला ये था कि आपने जब ये 15 सेलेक्ट किए, इन्होंने बहुत सारे प्लेयरों को अकोमोडेट किया। अच्छा। सबसे पहले तो आपके कप्तान की जगह नहीं बनती। अब आपने, अच्छा चले मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट कर देता हूँ, यही टीम उल्टी सीधी कोई 8 मेरिट पे 3 वैसे ये जीत जाएंगे और ये सेमीफाइनल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने 2 मैचेस जीतने हैं 3 में से, तो जब हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी जितनी भी ये कबाते हैं, और हम तो रेलेवेंट है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, ना साइंटिफिक इंटीग्रेशन है, ना हमारा कोई टीयर सिस्टम है, ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ना सुपर फिटनेस है, फिर ये अगेन ब्रश साइड कर दी जाएगी अंडर द कारपेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप टीम तो कम से कम ऑनेस्ट बनाए। आप तो 11 भी ऑनेस्ट नहीं बना रहे। मतलब मेरी तो सबसे बाहर है कि इब्रार कैसे बाहर होता था इस टीम से 11 में से। एंड अगेन अब वो परफॉर्मेंस जिसे हमने करवाना था उससे करवा लिया, और वो आगे भी हमें चल के नजर आएगा। सो आई एम अफ्रेड कि ऐसे डिसीजन बड़ी टीम के अगेंस्ट आपको कॉज कर सकते हैं। साहबजादा ने जिस ईजफुल अंदाज से आज 100 किया है, ठीक है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या बड़ी टीम पावर प्ले में इसमें बैटिंग करने देंगे? सलमान अली आगा, अगेन ही हैज नॉट बीन इन द रन इससे इस इनिंग से पहले, लेकिन पावर प्ले में बैटिंग आए या उसके बाद आए, उनमें उसमें बहुत फर्क होगा। तो ये सारी चीजें आपकी मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करती। बाबर 4 या उससे नीचे टीम में ही नहीं होना चाहिए, वो टीम का बैलेंस खराब करेगा। तो आज बैटिंग ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तजर्बे किए गए। आपने भी मेंशन किया कि बाबर को भी नहीं मौका दिया गया, सलमान अली आगा 1 डाउन आ रहे हैं। आखिर क्या माइंडसेट है, क्या स्ट्रेटेजी है, कोच साहब क्या सोच रहे हैं और कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमने मेरिट पे सिलेक्शन की होती है, 15 का स्क्वाड भी मेरिट पे किया होता, तो उसमें ना जमान आते थे और ना बाबर आजम आते थे। बाबर अगर खेल सकता है T20 क्रिकेट तो एज एन ओपनर खेल सकता है, उसके अलावा वो नहीं खेल सकता। और जिस तरह उसका बिग बैश में परफॉर्मेंस हुई थी, मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर आजम इस टीम में सिलेक्ट होता था। फखर जमान का मेरी कंसर्न है ये है कि उनका रन ऑफ लो स्कोर इन T20 हुआ है। फिर जो फखर है वो नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेलता है, चेजिंग में स्पेशली 152 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन नंबर 5 पे वो क्या खेलेगा? आपने जो रोल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं बैटिंग के, वो रोल डिफाइंड नंबर्स होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी रखे जाते हैं। तो ये तो आप कमाल कर रहे हैं। फिर आपने अगर आपको इतना ही इनको प्रोटेक्ट करने का शौक ना होता तो अब तो समझ किधर गया, और वो लड़का जो है इरफान नियाजी किधर चला गया, हसन नवाज किधर चला गया। फिर बायोमैकेनिकली जिसका बेस्ट एक्शन है पाकिस्तान में वो वसीम जूनियर है, एक बैड मैच एंड इज आउट। हारिस रऊफ लोगों को वो याद रहता है कि उसको फेंटा लग जाता है, बट दे डोंट रियलाइज कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर 150 प्लस है, सुपर फिट है। वो जो है इन कंटेम्प्रेरीज में तो शायद वो भी आता था, वो किधर चला गया? तो ये क्लियरली शो कि हम उन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी, सुफियान नकीम कहाँ गायब हो गया? हम उन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते जिनसे हमें खदशा होता है कि वो इतना परफॉर्म ना कर जाए कि हमारे फेवरेट्स बाहर हो जाएं। दैट इज माय सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कि आज की मेरी बातों से समझ आया है। आप देखें ना, 4 ओपनर्स आपने टीम में खिला दिए हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं उसमें।
आपके 4 ओपनर्स किधर हैं इस 15 में? तो पता नहीं, बेताशा ओपनर्स हैं, बेताशा स्पिनर्स हैं, और ऑलराउंडर। चले मैं एक और कोई बात बैलेंस वो चीज ही नहीं है। ऑलराउंडर वो होता है जो कि हार्दिक पांड्या है। यानी कि अगर आप उसको एज बैट्समैन भी काउंट करते हैं, बॉलर भी काउंट करते हैं, फिर आपको एक लग्जरी मिल जाती है एक्स्ट्रा प्लेयर लाने की। इसी तरह पाकिस्तान में ये बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर है। इजंट इट ह्यूमिलिएटिंग कि फहीम अशरफ को हमने फील्डिंग कराई, बॉलिंग भी नहीं कराई तीनों मैचेस में, और 9वें नंबर पे हमने नबी के अगेंस्ट भी बैट्समैन रख रहे थे। मतलब ये तो माइंडसेट आपका शो करता है कि आप कितने घबराए हुए थे। हालांकि इट शुड हैव बीन वॉक इन द पार्क व्हिच इट वाज इवेंचुअली। लेकिन ये है कि सुपर 8, लेट्स होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के इस किस्म की टीम के साथ भी आप सुपर 8 में अच्छा खेल पाएंगे। और ये एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि आज का मैच तो हो गया है, मगर जो आगे बड़ी टीमों से मुकाबला होगा उसमें दुआ मांगने के अलावा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती कि हम कहें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से हम बासानी जीत जाए। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज है। इन 15 में से अगर मैंने बेस्ट टीम खिलानी हो ना, एक तो मैं फखर को खिलाऊंगा और मैं उसको ओपन करा दूंगा। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद साइम में बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि वो हैंडी एक प्लेयर है। उसके अलावा अब मैं बाबर को कंटिन्यू करूंगा अनफॉर्चुनेटली। आगे देखते हुए कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर ऊपर से आउट हो गए तो जरूरत पड़ेगी उसकी। 4 पे अभी भी मेरे गले से नहीं उतरता वो। एंड देन आई पर्सनली फील कि सलमान मिर्जा आ गए हैं, दैट्स ग्रेट। यू मे रिक्वायर 2 फास्ट बॉलर्स, तो उसमें आपको अगले नसीम शाह हो सकते हैं, या फहीम अशरफ से बॉलिंग करवाएं, और वरना फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दें ताकि आपको कोई तगड़ा। और ख्वाजा नाफे मैं खिलाऊं नॉट एज ए बैट्समैन हेड ऑफ इब्रार अहमद, मैं उसको खिलाऊं एज ए विकेट कीपिंग बैट्समैन हेड ऑफ उस्मान खान, राइट। जो कि इंटरनेशनल से रेलेवेंट नहीं लगते। नाज़रीन, वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुपर 8 के बाद अगर हम भारत से दोबारा हमारा मैच होता भी है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या बाइकआउट करके इज्जत बचा नहीं लेनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे? अभी भी हम उम्मीद लगाएं उनसे। देखें, चाहे आप इंडिया से खेलें, किसी से भी खेलें, T20 क्रिकेट जो है ना वो बड़ी ही क्या कहेंगे आप, अनस्पेयर रहेंगे। और उसका रीजन ये है कि इवन एसोसिएट मेंबर्स की टीम भी मैचेस जीत जाती है, उनमें 20 ओवर का खेल होता है, और आपकी स्किल सेट और स्ट्रेंथ्स जो हैं वो 50% जो है उसको ओवरकम कर लेती है वीकर साइड भी। तो ये अब देखना होगा कहाँ पे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। बट अनलाइकली अगर मैं स्किल सेट पे जाऊँ, अप्रोच पे जाऊँ, कॉन्फिडेंस पे जाऊँ, एग्जीक्यूशन पे जाऊं, तो अनलाइकली है कि हम इंडिया को हरा सकें। लेकिन नॉकआउट में हम डेंजरस टीम हो जाते हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया सेमीफाइनल, तो जी। चांदी हो जाएगी ब्रॉडकास्टर्स की। वहाँ तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इंडियंस अपनी रविश पे बरकरार है। हैंडशेक तनाज़ा बरकरार रहा है, आखिरी मैच में भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ, और कमेंटेटर यही कह रहे थे कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि भारत मैच तो खेल रहा है मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो अभी तक उसकी कमी है? क्या इस पर हमें कोई मजीद आवाज़ उठानी चाहिए? देखें, आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। आईसीसी में उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है। जो आपने करना था आपने कमाल कर दिया। जो आप बांग्लादेश के साथ इन सोलिडारिटी खड़े हुए, वो एक्चुअली एक चीज ने आपकी रिपोजिशनिंग कर दी आईसीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में। और हम वैसे ही रिगार्डलेस ऑफ आवर परफॉर्मेंस या रैंकिंग, हम वैसे भी आईसीसी के लिए जो है वो एक उनके इकोनॉमिक इकोसिस्टम में बहुत जोरदार प्रेजेंस है। हमारी इंडिया के बाद शायद सेकंड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। तो वो चीज़ तो है कि आप क्या गेन कर रहे हैं और क्या लूज कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की आपने बात की है, वो उनकी क्रिकेट पार एक्सेलेंस है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिलियंट है, उनके पाथवेज वेल डिफाइंड है, उनके पास कंपटीशन विद इन भी बहुत है। प्रोग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास फैसिलिटीज हैं। लेकिन पोलिटिसाइज करने वाले इस क्रिकेट को इस रीसेंट सेंचुरी में वो इंडिया है। शेकिंग द हैंड्स एक बैड ऑप्टिक्स है, और आपका छोटापन आपको शो करता है। और इसी तरह अगर आप देखें कि उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली थी, जी। वो दैट वाज लाइक ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। तो ये जितना मर्जी वो कर ले, मुझे नहीं समझ आई कि क्या शो करें अपने वो जो इंडिया की कोई आधी पॉपुलेशन जो इनके साथ होगी बीजेपी की, वो शायद अप्रूव कर दे दुनिया में, बाकी ये कोई अप्रूव नहीं करेगा। इट्स अ बैड इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर, and this can hurt international cricket as pedigree and also hurt India eventually in the long run. बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्राउंड में तो ये सब चल रहा होता है, लेकिन बाकी हमने देखा वसीम अकरम और उनके साथ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं किस तरह से वो आपस में इकट्ठे हैं, हगिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा।
लेकिन हमने इस वो क्रिकेट में मैच में हमने हैंडशेक नहीं करना। हाँ जी, वो जो रोहित शर्मा वाला आपने देखा, संजोग जी। गुप्ता वाला, वसीम वाला, वो आईसीसी की प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, ट्रॉफी रिवील करने जा रहे थे। लेकिन ये प्लेयर्स, आपका क्या मतलब है? सूर्य कुमार हाथ नहीं मिलाना चाहता या हार्दिक पांड्या हाथ नहीं मिलाना चाहता? ऐसी बात नहीं है। ये कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इन पर फोर्स किए जा रहे हैं। ये जो इस किस्म के पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। और आईसीसी जो है लेकिन क्योंकि आईसीसी वो के भी प्रोटोकॉल में हैंडशेक भी तो है ना सर, वो तो फिर नहीं नहीं जी, करते। आईसीसी के प्रोटोकॉल में हैंडशेक की कोई पेनल्टी नहीं है अगर आप ना करें। अच्छा। ठीक। हाँ, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट है, या पॉलिटिकल व्यूज देना जो है वो, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस, जो सूर्य कुमार ने किया था एशिया कप में मैच कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में। हम्म। लेकिन हैंडशेक ये है कि एक पुअर ऑप्टिक्स है और एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक जेस्चर है। कंजेनियलिटी जो है वो आपने खत्म कर दी हुई है। और वो आप ग्रैंडियोस, इंडिया बेसिकली ग्रैंडियोसिटी स्ट्रिकन जी। उनको अपने पैसे पे, क्रिकेट में जो स्पेयर में उनके पास पैसे हैं उस पे उनको बड़ा नाज है। और प्लस दे बोस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। हम्म। लेकिन आप याद रखिएगा कि पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन, एब्सोल्युटली। सर, चैंपियन ट्रॉफी 2029 और वर्ल्ड कप 2031 को भारत से मुंतकिल करके अब ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कितना एम्बैरसमेंट क्या ये सबब बनेगा? आपका क्या ख्याल है कि with Jay Shah in chair at the ICC, with the rest of the boards other than Pakistan and Bangladesh, tail waggers of ICC जिन्होंने वोट करना है, do you really think ये possible है? It's not possible। राइट। फिर आप जेहन में रहे कि 2036 के लिए इंडिया जो है वो बोस्ट कर रहा है कि आईओसी इम्प्रेस हो और इनको जो है वो होस्टिंग राइट्स मिल जाए ओलंपिक्स के। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स खेले थे, द वे दे प्लेड वेरी स्मार्टली, इन्होंने वो होप तो खत्म कर दिया, क्योंकि आईओसी के सामने एक्सपोज हो गया, आईसीसी भी और बीसीसीआई भी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो बिलीव करती है सेंटिमेंट पे, वो बिलीव करती है जेस्चरिंग पे, वो बिलीव करती है फेयर प्ले पे, और वो बिलीव करती है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने चांसेस काफ़ी घटा लिए हैं फॉर होस्टिंग वो। तो इसी तरह आपका क्या ख्याल है कि इनको वर्ल्ड कप से हटा दिया जाएगा? बिगेस्ट मार्केट है, 70% ऑफ ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू एंड 78% ऑफ टोटल कमर्शियल आउटले ऑफ आईसीसी कम्स फ्रॉम इंडिया। तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सर, साबिक क्रिकेटर्स जिसमें लेजेंड भारतीय क्रिकेटर्स भी हैं, कपिल देव या सुनील गावस्कर वगैरह, उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी एक लेटर लिखा है और तशवीश का इजहार किया है। मगर हमारे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जो लेजेंड हैं और खान साहब के साथ खेलते भी रहे हैं, उनके नाम उसमें शामिल नहीं है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान साबिक क्रिकेटर्स खामोश हैं? देखें, एक तो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, बारिंग अ वेरी फ्यू, उनके दारोमदार सिर्फ क्रिकेट पे होता है। जब उनकी क्रिकेट खत्म होती है, वो या कोचिंग होती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनरोलमेंट होती है। तो हर एक के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये प्लेयर्स बोलना नहीं चाहते, हो सकता है ये बोल ना पाते हो फॉर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये मेरे ख्याल में हमें टू डीप नहीं देखना चाहिए। और दूसरा बड़ी बात है कि 14 एक्स कैप्टन वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये एक किस्म का जो है सेंटिमेंट शो किया है। ये कोई डिमांड तो नहीं है, इट्स सेंटिमेंट। तो वो ठीक है, गुड फॉर पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट शुड बी विदाउट पॉलिटिक्स एंड एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल। राइट। सर, आखिर में क्रिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इन खिलाड़ियों को मिलते हैं, मरात हैं, न जाने क्या क्या पर्क्स भी होते हैं परफॉर्मेंस पर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बिलो एवरेज है। मगर वहीं हम हॉकी टीम की वीडियो और एतराज़ हमने देखा है कि उनके खिलाड़ी बर्तन धोते रहे, सफाइयाँ करते रहे, सड़कों पर सोए। ऑस्ट्रेलिया का ये उनका विजिट था। क्या ये मुनासिब अमल है? हालांकि ये हॉकी हमारा कौमी खेल है। जस्ट वांटेड टू टेक योर टेक ऑन दैट। देखिए, our hockey after 1992-93 has been downhill। पहले वर्ल्ड हॉकी के साथ ही इनकम्पैटिबल हो गई, क्योंकि ब्लू ट्रफ और एस्ट्रो ट्रफ आ गए और फिर न्यूट्रिशनल डिमांड्स आ गई। फिर 35-35 मिनट के 2 हाफ्स को ख़त्म करके जो है वो अब आपने 6 में डिवाइड कर दिया। उसमें आपको एंगुलर हॉकी होगी जो कि बहुत इंड्योरेंस चाहिए होती है। फिर आपका पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सर्कमस्टांशियली ऐसे लगता है कि इट्स वेरी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इतने पैसे अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए हुए थे तो क्या पूछना नहीं चाहिए कि इनके साथ ये सलूक क्यों किया गया? ये हमारे नेशनल एम्बेसडर्स हैं।
तो अब तो उन्होंने भी खैर प्रोटेस्ट कर दिया है। तो इट इज़ ए फेलियर ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड अ सिवियर डेंट जो पाकिस्तान का स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें। वैसे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और उनको मैनेजमेंट को फारिग करने का भी फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।